जैसे ही शीला जी के फ़ोन की घंटी बजी तो घर के सब लोग शीला जी के आसपास इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई ना कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। विक्रम जी जब से कनाडा गए थे तब से ही जब भी वो फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। सोचते हुए शीला जी ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से विक्रम जी ने सबके हालचाल पूछे और फिर बोले, मैं भारत वापस आ रहा हूँ। विक्रम जी के इतना कहते ही सबको सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले सबके चमकते हुए चेहरे एकदम से मुरझा गए। क्यों माँ, पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है यहाँ के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बेटे ने घबराते हुए कहा तो बेटे की बात सुनकर दूसरी ओर विक्रम जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर हिम्मत करते हुए बोले, शीला बस अब हो गया। परदेश में अब और नहीं रहा जाता मुझसे। कनाडा आए हुए मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच रहना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बिताऊं। विक्रम जी ने प्यार भरे स्वर में कहा, लेकिन सबको ऐसा नहीं लगता था। कुछ देर पहले जो बेटे बहू आसपास जमा हो गए थे वो सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। शीला जी ने एक गहरी सांस ली और विक्रम जी से उनका हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद विक्रम जी ने उन्हें अपने आने की तारीख बताकर फ़ोन रख दिया। शीला जी फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रहीं। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुपे नहीं थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब विक्रम जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। 25 वर्ष की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े माता पिता और घर की जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ उनकी दिन रात की परेशानी थी। भारत में उन्हें ऐसा कोई रोज़गार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार को पाल सकते। थक हार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दोबारा पलटकर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब न हुआ। बस वहीं से पैसे भेजते रहे। शीला जी ने तन मन से यहाँ उनके माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी अच्छी नौकरी पर लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो भी विक्रम जी ने खुद आने की बजाय काफ़ी रुपए वहाँ से बच्चों के लिए भेज दिए ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। विक्रम जी जब भी भारत आने की कोशिश करते तो बेटे बहू पहले ही मना कर देते, लेकिन अब वो 50 साल के हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव में उनका भी अपने पोते पोतियों को देखने का बहुत मन करता था, इसलिए उन्होंने वापस भारत आने का फैसला कर लिया। जब उनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सोच रहे थे कि जरूर पूरा परिवार उन्हें लेने के लिए आया होगा। सबके सब उनसे मिलने के लिए कितने उत्साहित होंगे। सोचते हुए विक्रम जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगे। सामने शीला जी को देखकर वो खुश हो गए, पर ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ वो अकेली ही आई थी। अकेली साड़ी का पल्लू सर पर लिए खड़ी हुई थी। 20 वर्ष पहले वाली शीला और आज की शीला में ज़मीन आसमान का अंतर था। हालांकि बदल तो विक्रम जी भी चुके थे। दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में आ चुके थे, पर कितना सुकून मिला उन्हें देखकर। तभी उनकी तंद्रा भंग हुई। कैसे हैं आप? शीला जी ने पैर छूकर धीमे से कहा तो विक्रम जी बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? विकास, सुनील और समीर, वो सब तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे। विक्रम जी ने जोश भरे स्वर में कहा तो शीला जी खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे, जरूरी काम था। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और फिर मैंने भी कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी, इसलिए जानबूझकर मैं अकेली आई थी। कहते हुए शीला जी ने रिक्शा रोका तो विक्रम जी हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3-3 गाड़ियां हैं। शीला जी बोले, 3 गाड़ियां तो हैं जी, लेकिन तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं, और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना भी नहीं होता जो मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। विक्रम जी खामोश हो गए। घर पहुंचे तो विक्रम जी की सोच के विपरीत घर में उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। न ही किसी में कोई उत्साह दिख रहा था और न ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? विक्रम जी ने कहा तो शीला जी बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है। आप खाना खाकर आराम करें। रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी।
शीला जी की बात सुनकर विक्रम जी हैरान हो गए। लड़के ना सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थीं, मगर कोई भी उनसे आकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। बच्चों की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो गए और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों बेटे ऑफिस से वापस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मुस्कुराते हुए विक्रम जी आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही एकदम से उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे विकास की आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप वापस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी मर्जी ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे विकास सामान्य अंदाज में कह रहा था। तभी छोटा बेटा सुनील और समीर दोनों उठकर विक्रम जी के से गले मिले, लेकिन किसी के भी अंदर वो उत्साह नहीं था जो विक्रम जी को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने लगे तभी बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठिए पिताजी, यहाँ पर विकास बैठते हैं और विकास के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम जी को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गए तो विकास जाकर वहाँ आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। विक्रम जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। शीला जी खामोशी से ये सब देख रही थीं। वो विक्रम जी के पास आईं और बोली, आप अंदर कमरे में बैठ जाइए, मैं आपको वहीं खाना दे देती हूँ। बेटी बहू का ऐसा रवैया देखकर विक्रम जी हक्के बक्के रह गए। ऐसे स्वागत की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हैरानी से अपने बच्चों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बात करने में व्यस्त थे। शीला जी ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जी, आप अंदर बैठ जाइए। कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की ओर बढ़ गई। तभी विक्रम जी ने ध्यान दिया कि शीला जी के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया। कमरे में जाते ही उन्होंने शीला जी से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? तो शीला जी चुप सी हो गईं। फिर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि आप अभी कुछ समय और कनाडा में गुजार लें। सुनील अपना कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपए चाहिए थे। विकास को भी एक नया प्लॉट खरीदना था, उसे भी पैसे चाहिए थे। इसीलिए आपके जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। शीला जी बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर विक्रम जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, शीला, मैंने ज़िंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम सबके साथ बिताऊं। शीला जी भी खामोश बैठी रहीं। कुछ देर बाद जब विक्रम जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो शीला जी ने कहा, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा लो। वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे, सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख शीला जी ने कहा, बेटा, अपने पिताजी के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई हैं और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर दिए। इसलिए माँ जी, आप ऐसा करें, पिताजी को बाहर से कुछ मंगवा दें। अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। शीला जी सोचने लगी कि अगर ये बात अंदर जाकर वो विक्रम जी को बताएंगी तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा, छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए शीला जी धीरे धीरे चलती हुई छोटे बेटे समीर के कमरे के पास आईं और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से समीर की आवाज़ आ रही थी, यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पिताजी वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी इस हरकत से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारी है। मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे प्लॉट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जूं तक रेंगी हो। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करके वापस आ गए। बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर शीला जी हैरान रह गईं। यहाँ तो सभी उनके और विक्रम जी के खिलाफ हो गए थे। वो अब क्या कर सकती थीं? खामोशी से अपने कमरे में चली आई। विक्रम जी, जो खाने के इंतजार में बैठे थे, शीला जी को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गए। वो मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करो, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने
और मेरे लिए खाना ले आओ। शीला जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा तो विक्रम जी के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उन्हें होटल मिल गया। वहां से खाने के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली जो वो घर ले आए। और वो रोटी ना तो विक्रम जी से खाई गई और ना ही शीला जी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और चुपचाप जाकर लेट गए। किसी ने कोई बात नहीं की। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को विक्रम जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का विक्रम जी को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपरी दिल से बात करते। उनका दिल चाहता कि वो उनसे पूछें कि 20 साल से जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। शीला जी की भी घर में कोई हैसियत नहीं थी। बहुओं का दिल होता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वो दोनों भूखे ही रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। विकास भी उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी सुनील अंदर आया और बोला, अरे विकास भाई, अपने सामने वालों की कोठी देखी है क्या आपने? सुना है बेच रहे हैं। इतनी सुंदर बनाई है, पूरा मार्बल लगवाया है इन्होंने। कहते हुए सुनील विकास के बराबर में बैठ गया तो विकास भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसा ही शानदार हो, लेकिन ना जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर भारत वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहाँ रुककर कुछ पैसे भेज देते तो हम भी अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना सकते थे। विकास ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कठोरता से कहा तो विक्रम जी धीरे से बोले, बेटा, मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं कनाडा में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या ज़रूरत है। विक्रम जी का इतना कहना हुआ कि उनके बड़े बेटे विकास ने खींचते हुए कहा, अब आप हमारी कमाई पर तो नज़र मत रखिएगा, भारत में मिलता ही क्या है। आपको अच्छी तरह पता था मैं इतने समय से बिजनेस करने की सोच रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडहर जैसे घर में ही सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप यहाँ पर आराम से चारपाई तोड़ते रहना। गुस्से में कहते हुए विकास अपने कमरे में चला गया। सुनील भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया। विक्रम जी उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने उस बॉस के पास फ़ोन मिलाया जिसके पास वो पिछले 20 सालों तक काम करते आए थे। उन्हें याद था कि उसने उन्हें भारत आने से कितना मना किया था। उसने दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त विक्रम जी ने उनकी एक न सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का व्यवहार देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा कनाडा जाकर उनके पास काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से भी मना कर दिया है? विक्रम जी खामोश हो गए। वो अच्छा आदमी था और विक्रम जी से उसकी 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी। इसलिए विक्रम जी की बात मानकर वो उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फ़ोन बंद करके विक्रम जी खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करते देखकर शीला जी ने पूछा तो विक्रम जी ने उन्हें सारी बातें समझा दी कि वो फ़्लाइट बुक करवा चुके हैं, शाम को वो दोबारा कनाडा चले जाएंगे। उन्होंने कहा तो शीला जी सर झुकाकर रह गईं। कितने समय बाद तो वो वापस आए थे और अब फिर से जा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी विक्रम जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले। सभी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है। विक्रम जी ने गंभीरता से कहा तो सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। विकास, जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, वो एकदम से उठा और विक्रम जी के गले से लगते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है आपने। पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं, वरना हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके पास
जमा होकर प्यार भरी बातें करने लगे तो विक्रम जी भी बस मुस्कुराकर रह गए। इस प्यार की सच्चाई क्या है ये तो वो पहले ही देख चुके थे। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गए। शीला जी भी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। विकास फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। सुनील भी बोल रहा था कि जैसे ही पिताजी पैसे भेजेंगे हम वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। शीला जी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गईं। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब विक्रम जी कनाडा से रुपए भेजें, लेकिन अब विक्रम जी ने घर में फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन करते भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करते, ताकि शीला जी के अलावा उनसे कोई भी बात ना कर सके। बच्चे पूछते, माँ पिताजी को वहाँ जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं। मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर शीला जी चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए, लेकिन विक्रम जी ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुंझला रहे थे। यार सुनील, पिताजी को फ़ोन करके पता तो कर, आखिर वो गए कहाँ हैं? मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गुस्सा करते हुए विकास ने कहा। शीला जी भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। विकास आज भरी नज़रों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाइयों की एक इच्छा थी कि वो ये कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता। एक दिन विकास उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। विकास के मुंह से उदासी भरी आवाज़ निकली तो बाकी के बेटे बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए और हसरत भरी नज़रों से उस कोठी को देखने लगे जहाँ कोई नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतारकर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कितना शानदार मंगवाया है। विकास की पत्नी लालच भरी नज़रों से देखते हुए बोली। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को विकास की पत्नी ममता खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गई। तो ममता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है आंटी जी, आज क्या चाहिए आपको? तो शर्मा आंटी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो शीला जी से मिलने आई थी। शीला सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर ममता एकदम से चौंक उठी और बोली, क्या कहा आपने? माँ जी कहाँ गई हैं? कौन से सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई? वो तो यहीं। बोलते बोलते ममता अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से शीला जी घर में कहीं दिखाई भी नहीं दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली भी हैं या नहीं। अरे लो, तुम तो उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं? कल ही तो शीला जी ने ये सामने वाली कोठी खरीदी है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवाकर अंदर सेट करवाया है। बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है। आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है। भाई विक्रम जी के दोबारा कनाडा जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ गई है, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। शर्मा आंटी खुशी से चहकते हुए बोले जा रही थी। ममता के ऊपर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा हो। एक एक करके सभी लोग शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। सुनील ने भागकर माँ के कमरे में देखा तो वहाँ शीला जी नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं, भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। शर्मा आंटी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई। सबने लपक कर दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। माँ ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ सब, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी माँ की कोठी है, अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद माँ ने हमें सरप्राइज़ देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक से विकास ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। बाहर निकलकर देखा तो कोठी दुल्हन की तरह सज चुकी थी।
चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो माँ पिताजी को ऐसे ही समझते थे, लेकिन माँ ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, विकास ने खुशी से कहा और सब लोग उस कोठी की ओर चल दिए। अंदर जाकर देखा तो शीला जी महंगी साड़ी पहने एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना लेकर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे? सीधा माँ के पास चलो, वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाएंगी, विकास ने गर्व से कहा और सब लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधा शीला जी के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ, आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी वर्षों पुरानी इच्छा थी, आपने तो हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तीनों भाइयों ने एक साथ कहा तो शीला जी धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असली मालिक तो वो हैं। शीला जी ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में विक्रम जी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। पिताजी, अरे ये कब वापस आए और उन्होंने ये कोठी कैसे खरीदी? विकास के मुंह से निकला। तब तक विक्रम जी भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सकें। मुझे पता था कि आप ये सब जरूर करेंगे, सुनील ने कहा तो विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये घर तो मैंने अपने और शीला के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और शीला के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं, तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज़्यादा रुकने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वो कुछ बोलते उससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर विदा हो गए, लेकिन वो तीनों भाई अपने बीवी और बच्चों के साथ अभी भी एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खा लीजिए, अगर नहीं तो कृपा कर अपने घर चले जाइए। मालकिन और साहब के सोने का समय हो गया है, घर को बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुँह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवा पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए अब अपनी उस मामूली सी नौकरी से अपना घर खर्चा चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रह रहे थे। धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़ रहे थे और पिता से मिलने वाले पैसे आने बंद हो गए थे। अब तो घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ये क्या, आज फिर तुमने दाल बना दी? पिछले 2 दिन से दाल ही तो खा रहे हैं, विकास ने मुंह बनाते हुए कहा तो ममता बोली, आपकी सैलरी खत्म हुए तो 15 दिन गुजर चुके हैं। ये तो सुनील भाई ने थोड़े पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है, ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे रहे। जैसे तैसे करके वो पतली दाल खाने ही लगे थे कि तभी डोरबेल बजी। समीर झुंझलाता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा एक ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुन समीर ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर शीला जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने समीर को ट्रे पकड़े देखा, वो फौरन अंदर चली गई। समीर को भी एक झटका सा लगा कि उनके माँ बाप ने तो उनसे रिश्ता तोड़ लिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। माँ ने ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह की डिशेज रखी थी, बिरयानी, कढ़ाई पनीर, रायता और मीठा। यूँ लगता था कि जैसे शीला जी ने किसी दावत के लिए खाना बनवाया हो। ये देख समीर ने कहा, शायद माँ का दिल नरम हो गया है, चलो सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर वो सभी शीला जी के घर के सामने आ खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हों। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। शीला जी ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई फोटो खामोशी से दाईं ओर रख दी। तीनों भाई जाते ही माँ के पैरों से लिपट गए। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आप दोनों का ख्याल नहीं रखा।
भगवान के लिए आप हमारे हाल पर दया करें, हम अब आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। तीनों भाई गिड़गिड़ा रहे थे। बच्चों की ऐसी हालत देखकर शीला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी माँ थी, बच्चों के बगैर इतने समय से किस तरह रह रही थी ये तो उनका दिल ही जानता था। नाती पोते भी दादा दादी करते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों को तो वो शायद माफ़ नहीं करती, लेकिन पोते और पोतियों की शक्ल देखते ही वो सब कुछ भूल गईं। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ़ नहीं कर देते, और वो तुम लोगों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। शीला जी ने बेबस होकर कहा तो ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रोते हुए विकास ने अपनी आंखें साफ की। सुनील और समीर भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से विक्रम जी अंदर आ रहे थे। सफ़ेद रंग के सूट में उनका व्यक्तित्व बहुत रौबदार लग रहा था। तीनों बेटे अपने आप एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि विक्रम जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इन तीनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम जी गुस्से से बोले, लेकिन उनकी आवाज़ दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक ही शीला जी भी उठ खड़ी हुई। बस करें जी, मैं अपने बच्चों से अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने कनाडा में कुछ समय परेशानी में गुजारा तो आज उसका फल भी इन्हें मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर दया करें, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। इन सब की हालत तो देखो, समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं मेरे बच्चे। अब मेरे घर के दरवाजे मेरे बच्चों पर बंद ना करें। कहते कहते शीला जी का गला भर आया। विक्रम जी खामोश हो गए। तभी विकास ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर पिता के पैरों में जा गिरे। पिताजी, हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ नहीं कर देते, सुमित गिड़गिड़ाते हुए बोला। विक्रम जी कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर ये सच है कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि एक माँ को। उन्होंने कांपते हाथों से अपने तीनों बेटों को उठाया और अपने गले से लगा लिया। ये देख तीनों भाइयों के चेहरे पर खुशी खिल उठी। जाओ अपना सामान उठाकर ले आओ, अब तुम लोगों को परेशानी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रम जी की आवाज़ सुनकर यूं लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दा शरीर में जान डाल दी हो। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर से सारा ज़रूरी सामान उठाकर ले आए। अब शीला जी के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। विक्रम जी ने तीनों बेटों को नौकरियां छोड़ने को तो नहीं कहा, मगर वो खुद से तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना अपना इस्तीफा जमा कर दिया और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब विक्रम जी अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार होकर सामने ही खड़े थे। विक्रम जी को फौरन समझ आ गया कि बच्चे उनके साथ उनके कारोबार में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पिताजी, आप ऐसा कीजिए, फाइनेंस का काम मुझे दे दीजिए, मुझे वैसे भी बड़ा अनुभव है फाइनेंस के कामों को देखने का। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा तो विक्रम जी भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के कामों में जरा ध्यान रखना। कहीं पर 1 रुपए की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। विकास ने जी कहकर सर हिला दिया। उस दिन वो तीनों ही विक्रम जी के साथ कामों पर चले गए। शीला जी की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आईं और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थीं। विकास की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो शीला जी ने कहा, बहू जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो बड़ी बहू ने एक नज़र अपने सूट पर और दूसरी ताज़ा लगी हुई नेल पेंट को देखा। अब मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं, मेरी सारी तैयारी खराब हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। मगर फिलहाल वो अपनी सास को नाराज़ नहीं कर सकती थी। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ, और मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। सामने ही काम करने वाली किचन की सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो, पहले माँ जी के लिए चाय बनाओ, उसने कामवाली को आदेश दिया और उसके सर पर खड़ी रही। चाय बनवाकर उसने उसी के साथ चाय शीला जी के लिए भेज दी। दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन नाश्ते की टेबल पर विक्रम जी कुछ परेशान से थे। क्या हुआ जी, आप नाश्ता नहीं कर रहे? शीला जी ने पूछा तो विक्रम जी बोले, पता नहीं शीला, कुछ समझ नहीं आ रहा, अकाउंट में लगातार गड़बड़ हो रही है, बड़े बड़े अमाउंट न जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई जैसी अब हो रही है। शीला जी चुप सी हो गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऑफिस से एक फ़ोन आ गया।
जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। विक्रम जी को हार्ट अटैक आया है। उनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, जिस कारण उन्हें बहुत सदमा लगा। शीला जी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। विकास, विकास, उन्होंने चिल्लाकर आवाज़ दी। विकास अंदर अपने कमरे में अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना रहा था। क्या हुआ माँ? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन शीला जी तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर विकास के पास आया। ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। खबर ऐसी थी कि विकास थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकल आया, मगर पीछे उसकी पत्नी ममता ने जल्दी से विकास की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे माँ, आप ये रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं ना, देखते हैं पिताजी को क्या हुआ है, सुमित ने झुंझलाते हुए कहा। शीला जी एकदम चुप हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकलकर आई और मुंह बनाते हुए बोली, अभी पिताजी मरे नहीं हैं जो आप इस तरह से आंसू बहा रही हैं। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शीला जी हैरान रह गई। विक्रम जी अभी सिर्फ अस्पताल पहुंचे थे कि घर वालों के तेवर दोबारा से बदलने लगे। शीला जी खामोश बैठी रहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर शीला जी की नज़र दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो शीला जी दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक तो हैं? शीला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ माँ, पिताजी का इलाज चल रहा है, मुझे भी अस्पताल ले चलो बेटा, मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे नहीं माँ, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ मिलता है, पिताजी की तबीयत को संभलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप चिंता ना करें, अंदर जाकर सो जाएं। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ, अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा, मुझे तो वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहते हुए विकास अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर के बाद सुमित बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने पिताजी को देखने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, शीला जी ने चिंतित स्वर में कहा। तो सुमित झुंझलाते हुए बोला, माँ और भी काम है दुनिया में, अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी को देखने आप सुबह चली जाइएगा, कहीं नहीं जा रहे वो, चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। शीला जी का दिल चाहा कि फूट फूट कर रो दें। बच्चों के ये तेवर उन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि विक्रम जी ठीक हो जाएं और वो जल्दी से घर आ जाएं। अगले दिन विक्रम जी को होश तो आ गया, मगर उन्हें एक लंबे समय तक आराम करने को कहा गया। ऑफिस के कामों से दूर रहने के लिए कहा गया। वो खुद ही इतना कमज़ोर हो गए कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे। तीनों बेटों में से कोई भी उन्हें अस्पताल लेने भी नहीं गया। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया, तो शीला जी ने नौकरों को भेजकर विक्रम जी को घर बुलवाया। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी, लेकिन विक्रम जी के कमरे में कोई उनका हालचाल पूछने के लिए भी नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाज़ें आ रही थीं। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए विक्रम जी के कमरे में आ रहे थे। ये देखकर विक्रम जी की आंखें भीगने लगी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन शीला जी उनके पास से उठी तो विक्रम जी इशारे से पानी मांग रहे थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, अरे कोई पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज़ पहुँच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की ओर जाने लगी, तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम हर समय पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुमसे कहा तो था कि मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। बुढ़िया को पानी लेना होगा तो खुद आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा होकर वापस किचन की ओर मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसलिए आदेश भी उसी का ही चलता था। बहू की बात सुनकर शीला जी भी हक्की बक्की रह गई। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था, बेटे और बहू उनके पास शर्मिंदगी के कारण नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। विक्रम जी बार बार पानी मांग रहे थे। शीला जी घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर ले आई। तभी विकास कमरे के अंदर आया। उसके साथ काले रंग का कोट पहने एक वकील भी था। विकास उससे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सारे पेपर्स पर साइन करवाइए। मेरे बहुत से काम सिर्फ
इसी कारण फंसे हुए हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। विकास कहते हुए अंदर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी अब आप थोड़ा ठीक हो गए हैं, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। विकास ने कहा तो विक्रम जी एकदम से चौंक गए। किस तरह के पेपर पर साइन करने हैं? उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा तो विकास ने एकदम अपना सर उठाया और गुस्से से बोला, अब आप बिस्तर पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किस पेपर पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अब इस दुनिया की चाहत और मोहमाया को आप क्या इस प्रॉपर्टी को चिता पर अपने साथ लेकर जाएंगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम पर हो जाए और मैं इसको ठीक तरीके से चलाऊं। न जाने आपने कैसे कैसे लोगों को भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान करवा रखा है। ऊपर से आप न जाने लाखों रुपए हर महीने भिखारियों के लिए क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है क्या हमने उन अनाथों को पालने का? मैं आपकी बेवकूफ़ियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करें और हमारी जान छोड़ें। विकास की बात सुनकर विक्रम जी के हलक से कोई आवाज़ न निकली, मगर शीला जी को बहुत गुस्सा आया। ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो अपने पिताजी से? देख नहीं रहे कि वो पहले से ही कितना बीमार हैं और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है? तुम लोगों में से किसी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनते ही विकास गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। सुमित और समीर से भी कह दूंगा कि वो भी फैक्ट्री ना जाएं। फिर मैं देखता हूँ कि पिताजी किस तरह उस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आप जाकर बैठ जाइएगा फैक्ट्री में। 2 टाइम की रोटी के लाले न पड़ गए तो मेरा नाम बदल देना। विकास गुस्से में चिल्लाया तो शीला जी दंग रह गईं। विक्रम जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया, इस वकील को कहो कि यहाँ से चला जाए, मेरा अपना वकील है। आज शाम को मैं उसे बुला लूँगा। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने होंगे। ये सुन विकास के चेहरे पर खुशी फैल गई। आखिरकार पिताजी मान ही गए फैक्ट्री उसके नाम करने को। उसे भला वकील को भेजने में क्या परेशानी हो सकती थी। वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया। विक्रम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शीला जी भी खामोश हो गईं। शायद उन्होंने बच्चों को वापस बुलाकर गलती कर दी थी। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतजार करवाया है। विकास लबक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से विक्रम जी के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ पिताजी के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। विकास ने अपने हाथ में ली हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की ओर बढ़ाई तो वकील ने कहा, किसी पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रम जी ने पहले ही सारे पेपर्स बनवा रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया ही सिर्फ इसीलिए है कि मैं वो सारी चीज़ आपके सामने रख सकूँ। वकील साहब ने कठोर लहजे में कहा तो विकास समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या पिताजी ने पहले से ही सब चीज़ें हमारे नाम कर दी? मेरे नाम पर क्या किया है? मुझे तो ये घर चाहिए। शुरू से ही ये कोठी मुझे बहुत पसंद है। विकास ने खुशी से चहकते हुए कहा तो सुमित बोला, अरे ऐसे कैसे, ये कोठी तुम ले लोगे? हमारा भी हिस्सा है इस घर में। तो विकास चिल्लाकर बोला, पिताजी की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसलिए वो तो मेरे ही नाम होगी। आप कितना कारोबार संभालते हैं विकास भैया, मैंने खुद देखा है आपको अकाउंट में घपला करते हुए, और जो मोटी मोटी गड्डियाँ लाकर आप भाभी को देते रहते हैं वो भी देखा है। इसलिए तो आपने डीएलएफ में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है। आप छुप छुप कर पिताजी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताजी की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी, छोटे बेटे समीर ने झुंझलाकर कहा। विक्रम जी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया तो वकील ने बोलना शुरू किया कि जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो विक्रम जी की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के हिसाब से ये घर और फैक्ट्री शीला जी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस जायदाद का बंटवारा होगा, लेकिन अगर वो न चाहें तो इस फैक्ट्री और घर में से आप एक ईंट तक उठाकर अपने नाम नहीं करवा सकते हैं। बल्कि अगर वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो अभी और इसी समय निकाल सकती हैं। आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो विकास समेत सबका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सब क्या है पिताजी, आपने हमारे नाम पर कुछ भी क्यों नहीं रखा?
विकास चिल्ला उठा तो विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैं पहले ही अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की अनुमति दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाने चले थे। उस दिन मैंने तुम्हारे अकाउंट्स चेक किए तो मैंने तुम्हारी सारी चोरी को पकड़ लिया था, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। तब तक मेरा अच्छा दोस्त साहिल मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। विक्रम जी ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, मगर अब विक्रम जी और शीला जी इन तीनों पर कोई दया नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने विक्रम जी के आदेश पर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से वो सब अपने घर में आए तो धूल और मिट्टी ने उनका स्वागत किया। आज तीनों भाइयों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी।